दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं और ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में आयोजित इस कवि सम्मेलन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिवर्ष पिछले अनेक वर्षों से हम लोग यहां आते रहे हैं और इस कवि सम्मेलन में भाग लेते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण भौतिक रूप से हिंदुस्तान के कवि यहां नहीं आ पाए। लेकिन आदरणीय कमल जी का मन था कि कवि सम्मेलन की यह परंपरा ना टूटे, इसलिए आज 2020 के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मैं प्रवीण शुक्ल आपके बीच उपस्थित हूं अपने कवि साथियों के साथ। सबसे पहले बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कमल जी को उनके जन्म दिवस पर और कहना चाहता हूं कि किए जा रहा हूं मैं सजदे पे सजदे, यूं फर्जे मोहब्बत अदा कर रहा हूं मैं दुनिया में खुद के जीने की खातिर, कमल जी की उम्र की दुआ कर रहा हूं। वो इसी प्रकार से काव्य साधना को आगे बढ़ाते रहें, शायरों के बीच, कवियों के बीच आपको लेकर उनकी कविताओं के साथ हम सबको आनंदित करते रहें। लीजिए, आज इस समारोह में उपस्थित कवियों से मैं आपका परिचय करवाता हूं। हमारे मध्य उपस्थित हैं हिंदुस्तान के वो मशहूर गीतकार जिनका नाम है संतोषा नंद। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले, अनेक फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, मोहब्बत है क्या चीज, ये हमको बताओ, पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा, अनेक गीत वो लिख चुके हैं। उनका आप स्वागत कीजिएगा। हमारे मध्य उपस्थित हैं पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी, जो अपनी 4 लाइनों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन वंदन करते हैं। इस समय हिंदुस्तान के सर्वाधिक ख्याति प्राप्त शायर जनाब राहत इंदौरी जी, जिनकी शायरी पूरी दुनिया में मकबूल हुई है, जिन पर करोड़ों लोग फिदा हैं, वो राहत साहब भी आज हमारे मध्य उपस्थित हैं। ओज का एक ऐसा बड़ा रचनाकार जिनका होना किसी कवि सम्मेलन को इतिहास बनाता है, ऐसे डॉक्टर हरिओम पमार अपनी कविताओं के साथ ग्राफिक के इस समारोह में उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। इस दौर का सबसे बड़ा गीतकार जिन्हें कहा जाता है, जिनके साहित्य पर 22 शोधार्थियों ने पीएचडी की, उसमें मैं भी शामिल हूं। मुझे उन्होंने अपने निर्देशन में पीएचडी करवाई, ऐसे डॉक्टर कुंवर बेचैन हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का इस समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूं। एक ऐसा बड़ा रचनाकार जिसे पिछले वर्ष ग्राफिक का काव्य गौरव सम्मान मिला, बाबा रामदेव से लेकर देश के अनेक बड़े लोग जिनके प्रशंसक हैं, वो भाई विनीत चौहान आज अपनी कविताएं सुनाने के लिए हमारे मध्य हैं। मैं चाहूंगा कि विनीत भाई का भी आप स्वागत कीजिएगा। देश की सर्वाधिक लब्ध प्रतिष्ठित शायरा, जिन्होंने पहले भी विगत वर्षों में ग्राफिक में आकर अपनी शायरी से लोगों को दीवाना बनाया है, ऐसी अंजुम रहबर साहिबा हमारे मध्य भोपाल से उपस्थित हैं। मैं अंजुम रहबर जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं स्वागत करना चाहता हूं मूल रूप से बिहार के रहने वाले मेरे प्यारे भाई शंभू शेखर का, जो आज पूरी दुनिया में अपने हास्य रस के लिए अपना विशेष स्थान रखते हैं। एक बिल्कुल नया ताजा स्वर सपना सोनी जी के रूप में इस समारोह में पहली बार शिरकत करने के लिए आपके बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि हम सपना जी का भी इस समारोह में स्वागत करें और मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल प्रतिवर्ष अपनी कविताएं लेकर आपके बीच आता हूं, कविताएं सुनाता हूं, तो आपका यदि मन हो तो थोड़ी सी तालियां आप मेरे लिए भी बजा सकते हैं। मैं भी आपको अपनी कविताएं सुनाऊंगा और आपके मन तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। चाहता हूं, जैसी कि कवि सम्मेलन की परंपरा है, इस कवि सम्मेलन को भी हम विधिवत सरस्वती वंदना के साथ प्रारंभ करेंगे। इसका मैं सरस्वती वंदना के लिए हमारे मध्य उपस्थित सुश्री सपना सोनी जी से आग्रह करूंगा कि वो आए, मां शारदे की वंदना करें। मैं केवल ये कहना चाहता हूं 4 पंक्तियों में कि जिससे जुड़े संसार वो संवाद दो, हर दुखी मन को खुशी आह्लाद दो, कर सके हम शब्द की आराधना, मां शारदे हमको ये आशीर्वाद दो। एक बार स्वागत कीजिएगा सपना सोनी जी का। अक्ष सूत्रा कुंश धरा पास पुस्तक धारिणी, मुक्ताहार समायुक्ता वाची तिष्ठतु मे सदा। शारदे वंदन है शतबार,
शारदे वंदन है शतबार, शारदे वंदन है शतबार। हाथ जोड़कर विनती करने आई तेरे द्वार, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार, हरा भरा रखना है मैया, हरा भरा रखना है मैया यह रचना संसार। शारदे वंदन है शतबार। बहुत अच्छे सपना, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे। शारदे वंदन है शतबार। क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। क ख ग का ज्ञान नहीं है, सही गलत का भान नहीं है। मेरे उर के तम को हर कर, मेरे उर के तम को हर कर फैला दो जियार। शारदे वंदन है शतबार। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। शारदे वंदन है शतबार। इस वंदना का आखिरी बंद रखती हूँ, आप सबका भी मन चाहती हूँ, सुनिएगा। आखर आखर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। आखर आखर हो हरियाली, शब्दों में रस भरने वाली। मैं जब गाऊं गीत फागुनी, मैं जब गाऊं गीत सवैये, छलक उठे रसधार। शारदे वंदन है शतबार, शारदे वंदन है शतबार। मैं चाहूंगा कि पूरे देश में जब हम आतंकित हैं, पीड़ित हैं कोरोना से, तब हमारे पास एक ऐसा भी कवि है जो हंसते हंसाते हुए बात करता है, और इस कोरोना के बीच भी उसने हंसी निकालने का कार्य किया है। वो कवि है हमारा प्यारा शंभू शिखर, बिहार का रहने वाला है। और कहीं निदा साहब ने कहा घर से घर दूर है मस्जिद, तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। जिसने अपनी कविताओं को आरती की तरह लिखा और प्रार्थना की तरह गाया, ऐसे शंभू शिखर का स्वागत कीजिएगा। आ रहे हैं आपके बीच शंभू शिखर। रोज सुबह योगा कर ले और मिलकर हम जलपान करें। रोज सुबह योगा कर ले और मिलकर सब जलपान करें। बच्चों से बातें कर ले और बड़ों का भी सम्मान करें। रोज नए पकवान पकौड़े खाने में मिल जाएंगे। रोज नए पकवान पकौड़े खाने में मिल जाएंगे। 21 दिन तक घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करें। 21 दिन तक घर बैठे पत्नी का ही गुणगान करें। 21 दिन तक घर बैठे। 21 दिन के लॉकडाउन का पूरे समाज पर व्यापक असर पड़ा है। महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा, 4 लाइनों का आनंद लीजिए। कि वक्त बुरा है लेकिन ये इतिहास नया लिख जाएगा। वक्त बुरा है लेकिन ये इतिहास नया लिख जाएगा। जाने कितने राज खुलेंगे, कौन कहां टिक पाएगा। जाने कितने राज खुलेंगे, कौन कहां टिक पाएगा। ब्यूटी पार्लर बंद पर है लॉकडाउन में महिलाओं। 21 दिन में तुम सबका असली चेहरा दिख जाएगा। 21 दिन में तुम सबका असली चेहरा दिख जाएगा। 21 दिन में तुम सबका। और एक 4 लाइनों का विशेष आनंद लीजिए कि मोहल्ले के लोग आखिर क्या क्या कर रहे हैं।
कि खान मियां तो घर बैठे बुरके में टाका लगा रहे, खान मियां तो घर बैठे बुरके में टाका लगा रहे। पहली बार ये मिश्रा जी बच्चों को खुद ही खिला रहे। वर्मा जी खैनी के साथ ताल अकेले बजा रहे, वर्मा जी खैनी के साथ में ताल अकेले बजा रहे। शर्मा जी तो बालकनी में पेटीकोट है सुखा रहे, शर्मा जी तो बालकनी में पेटीकोट है सुखा रहे। और 4 लाइनों का आनंद आप ऐसे भी ले सकते हैं कि आज सड़क पे चलने से भी पाबंदी लग गई है, घरों से बाहर निकलने पर सरकारी मनाही आ गई है। मैंने इनका भी मजा लिया है, आप सब भी आनंद लिए। बहुत दिनों के बाद हो सारे घर को चारों धाम करो, बहुत दिनों के बाद हो सारे घर को चारों धाम करो। वक्त बुरा ये टल जाएगा, घर से ही कुछ काम करो। सड़क पे लाठी से पहले ही दिन जिनका सम्मान हुआ, सड़क पे लाठी से पहले दिन ही जिनका सम्मान हुआ। 21 दिन तक खाट पे अब लेटे लेटे आराम करो, 21 दिन तक खाट पे अब लेटे लेटे आराम करो, 21 दिन तक खाट पे अब। और ये 4 अंतिम लाइनें जो आपको सर्वाधिक मजा देंगी, और आप देखिएगा कि कविता कितनी जल्दी ईश्वर की कृपा से मैं लिख पाता हूं, कितनी जल्दी उसको शब्दों में ढाल पाता हूं। अभी मोदी जी कुछ देर पहले ही हम लोगों के सामने लाइव थे। आसमान से गिरे थे हम तो पेड़ खजूर पे अटक गए, आसमान से गिरे थे हम तो पेड़ खजूर पे अटक गए। राह तो जानी पहचानी थी लेकिन कितना भटक गए। पहले दिन के लॉकडाउन से बेगारी ऐसी छाई, 8 बजे छोड़ो मोदी जी 5 बजे ही धमक गए, 8 बजे छोड़ो मोदी जी 5 बजे ही धमक गए। लेकिन ये धमक कोरोना को डराने के लिए है कि कोरोना भारत को तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि भारत के लोग एकजुट हैं, वो हमारे प्रधान के साथ हैं, राज्य सरकारों के साथ हैं, अपने निकाय के साथ में हैं और अपने परिवार के साथ में हैं। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से आपका मनोरंजन तो कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ एक जागरूकता जो बहुत जरूरी है कि कोरोना से लड़ने का एक ही उपाय है कि एकला चलो मिलके लड़ो। शंभू भाई की इस बहुत श्रेष्ठ कविता के बाद मैं बुला रहा हूं वीर रस के उस बड़े रचनाकार को जिन्हें पूरा देश, पूरी दुनिया विनीत चौहान के नाम से जानती है। वो विनीत चौहान जो देश की बात करते हैं, देश की धड़कन की बात करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी उनके प्रशंसक हैं, और मैंने दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री अडवाणी जी को उनकी कविताओं पर अपने अश्रु पहुंचते हुए देखा है। ऐसे विनीत भाई का आप मैं चाहूंगा इस समारोह में स्वागत करें। वो हमेशा लिखते हैं, ताजा विषयों पर लिखते हैं, वर्तमान स्थिति पर उनकी कविता सुनिएगा और स्वागत कीजिएगा भाई श्री विनीत चौहान जी का। देहरादून में कई बार जाता रहा हूं। आदरणीय कमल जी के जन्मोत्सव पर आयोजित कवि सम्मेलन में ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में एक बार एक बड़ा सम्मान उन्होंने मुझ जैसे सामान्य कवि को भी दिया। वो भी कभी कभी स्मृतियों में मेरे ड्राइंग रूम में मैं देखता हूं तो मुझे याद आता है। इस बार हम सब लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि एक वर्चुअल कवि सम्मेलन कर लिया जाए। बस उसी क्रम में है। इस समय हम सब लोग अपने घरों में हैं, कुछ नया कह रहे हैं, कुछ नया लिख रहे हैं। विश्व इस संकट से गुजर रहा है। मैंने भी कुछ कहा है। जब मुझे कोफ्त होता है कि लोग मान नहीं रहे हैं, तो मैंने कुछ अलग तरीके से कुछ कहा है। संभलो, आखिर कब संभलोगे? जब हम गंभीर नहीं है तो विनीत चौहान कह रहे हैं, संभलो, आखिर कब संभलोगे? लुट जाओगे तब संभलोगे? संभलो, आखिर कब संभलोगे?
लुट जाओगे तब संभलोगे। चीन तलक वीरान हो गया, अमेरिका शमशान हो गया। चीन तलक वीरान हो गया, अमेरिका शमशान हो गया। बच्चा बच्चा सिसक रहा है, इटली सब शमशान हो गया। सांसें सारी रुक जाएंगी, सांसें सारी रुक जाएंगी, आहें तक भी बिक जाएंगी तब संभलोगे। संभलो आखिर कब संभलोगे, संभलो आखिर कब संभलोगे। सड़कों पर मारा मारी है, घर जाने की तैयारी है। सड़कों पर मारा मारी है, घर जाने की तैयारी है। लाख कहा कि घर में ठहरो, लाख कहा कि घर में ठहरो। भीड़ भाड़ फिर भी जारी है, यूं बीमारी फैलाओगे, छू छू कर सब मर जाओगे तब संभलोगे। संभलो आखिर कब संभलोगे, संभलो आखिर कब संभलोगे। कि पूरी दुनिया डरी हुई है, पूरी दुनिया डरी हुई है, दहशत दिल में भरी हुई है। कुछ को अब भी पैसा पैसा। मुझे बड़ा खौफ हुआ जब मुझे मालूम चला कि राशन डीलर कम राशन दे रहे हैं। कुछ दुकानदारों ने पैसा ज्यादा लेना शुरू कर दिया। सोचना चाहिए था, हमारी संवेदनशीलताएं कहां चली गई। जब कुछ लोग भंडारे कर रहे हैं, भोजन के पैकेट दे रहे हैं, राशन किट दे रहे हैं, आप दे नहीं सकते तो कम से कम काला बाजारी जैसा, ज्यादा पैसा लेना जैसा काम तो मत करिएगा। ईश्वर आपको भी देख रहा है। मुझे दर्द हुआ, दुख हुआ, तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया डरी हुई है, दहशत दिल में भरी हुई है। कुछ को अब भी पैसा पैसा, मानवता भी मरी हुई है। आखिर मौत सामने होगी, परिणाम क्या होगा? आखिर मौत सामने होगी, सारी दुनिया रोगी होगी तब संभलोगे। संभलो आखिर कब संभलोगे, संभलो आखिर कब संभलोगे। ट्रेन बंद है, बसें बंद हैं, सहमी सहमी पवन मंद है। इसमें कुछ कविता जैसा भी हो गया हो तो मैं मित्रों का ध्यान चाहूंगा प्रवीण भाई कि ट्रेन बंद है, बसें बंद हैं, सहमी सहमी पवन मंद है। गीत गजल खामोश पड़ी हैं, गीत गजल खामोश पड़े हैं। रूठे रूठे सभी छंद हैं, जीवन की सरगम छूटेगी, सांसों की वीणा टूटेगी तब संभलोगे। संभलो आखिर कब संभलोगे, संभलो आखिर कब संभलोगे, संभलो आखिर कब संभलोगे। जाति धर्म से हटकर सोचो। अनेक घटनाएं हुई हैं, हमने उन्हें मजहबी रूप भी दिया है, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे निजामुद्दीन में हो। मैं कह रहा हूं से थोड़ा सा अलग हटिएगा कि जाति धर्म से हटकर सोचो, पार्टियों से उठकर सोचो। मुल्ला पंडित बहुत बन चुके, सब मानव हैं, डटकर सोचो। तुम ही आखिर नहीं रहोगे, तुम ही आखिर नहीं रहोगे। दुश्मन बोलो किसे कहोगे तब संभलोगे। संभलो आखिर कब संभलोगे, संभलो आखिर कब संभलोगे, संभलो आखिर कब संभलोगे। मुझे लगता है जो वातावरण कभी कभी दुख से देखता हूं, इस चमन में आजकल कैसी हवा चलने लगी है। संदली सी गंध अब बारूद में ढलने लगी है। बिस्मिल भगत अशफाक की साझी विरासत पूछती है, राष्ट्र की तस्वीर क्यों बारूद सी जलने लगी है। राष्ट्र की तस्वीर भी बारूद सी जलने लगी है। अंतिम है कि खेत और खलिहान न होंगे, क्या पनघट सुनसान न होंगे। आइंस्टीन ने बहुत पहले कभी कहा था कि मुझे तीसरे विश्व युद्ध का तो नहीं पता, लेकिन चौथा विश्व युद्ध होगा वो एटमी हथियारों से नहीं, कहीं ईंट पत्थरों से लड़ा जाएगा। कहीं ऐसा ना हो, उसकी आहट हो ये। खेत और खलिहान न होंगे, क्या पनघट सुनसान न होंगे। बिल्डिंग होंगी, सड़कें होंगी, बिल्डिंग होंगी, सड़कें होंगी, पर शायद इंसान न होंगे। सिर्फ मृत्यु ही गा पाएगी, इतनी वीरानी छाएगी तब संभलोगे। संभलो आखिर कब संभलोगे, संभलो आखिर कब संभलोगे। लुट जाओगे तब संभलोगे, संभलो आखिर कब संभलोगे। आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें, अपनी लक्ष्मण रेखाओं को न लांघें, इस महामारी पर हम तुरंत विजय प्राप्त करें, ऐसी शुभकामनाएं। दोस्तों, विनीत चौहान जी के श्रेष्ठ काव्य पाठ के बाद मैं आमंत्रित करना चाहता हूं उस बड़ी शायरा को जिन्हें पूरा देश, पूरी दुनिया मोहतरमा अंजुम रहबर साहिबा के नाम से जानती है, पहचानती है। उन्होंने हमेशा प्यार के नगमों को गाया, गुनगुनाया। मैं अपनी 4 पंक्तियां उनके नाम करता हूं और कहता हूं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूं, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूं। ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को अब आवाज देता हूं। स्वागत कीजिएगा हमारे मध्य उपस्थित अंजुम रहबर साहिबा का। अंजुम रहबर जी। जिंदगी का हिसाब हो जाऊं, शहर में लाजवाब हो जाऊं। कोरा कागज सही मगर अंजुम, तुम पढ़ो तो किताब हो जाऊं। तुम पढ़ो तो किताब
हो जाऊं। इस मुक्तक में एक शब्द आता है रोशनाई, सियाही। आज दिल कर रहा जरा सा अलग से सुना दूं। बिल्कुल। जिंदगी के उदास कागज पर दिल का पैगाम लिखने वाली थी, रोशनाई बिखर गई वरना मैं तेरा नाम लिखने वाली थी। तालियां कम हैं आपकी, जरा तालियां भरपूर बजाइएगा। नाम लिखने दिल की धड़कन को यदि शब्दों में ढालकर शायरी बनाया जाए तो वो अंजुम रहबर साहिबा की शायरी होती है। तो दिल से भरपूर समर्थन करके सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सुने हैं प्रवीण जी। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है। जब एक पंक्ति को 3-4 बार पढूं तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी वाली ये पैमाना नहीं है कि अच्छा शेर है तो तालियां बहुत सारी बज गई। हम आदत पड़ गई है ऐसे। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। कुर्बत निकटता को कहते हैं। उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, उससे मिलकर अंजुम ये एहसास हुआ, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है, कुर्बत में भी कितनी दूरी रहती है, सब कुछ कहकर बात अधूरी रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतला और 2 शेर इन दोनों पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा है, वाह वाह। वो किसी ना किसी जरिए से हमारे ये बैठे हैं सब मीडिया वाले, पहुंचा ही देंगे। दूसरे दिन ही कलाम पुराना हो जाता है, लेकिन मैं आज सुनाती हूँ एक मतला 2 शेर सुनेगा। स्वागत स्वागत। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, सुनेगा। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। फिर से पढ़ दूं? अगर इजाजत दे दिया कीजिए मुझे, क्योंकि मुझे भी अच्छा लग रहा है ये, मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। इतने करीब आके सदा दे गया मुझे, मैं बुझ रही थी कोई हवा दे गया मुझे। अब दूसरा मतलब मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। दादा सुनिएगा, खास तौर से मेरे भाई सुनिएगा, आप सुनो कि जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, नसीमदा, जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे। दोनों हाथ उठा के अंजुम को दुआओं से नवाजें आप। हाय हाय। जीने का एक मिजाज नया दे गया मुझे, मांगा था मैंने जहर दवा दे गया मुझे, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, उसने भी खाक डाल दी अंजुम की कब्र पर, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे, वो भी मोहब्बतों का सिला दे गया मुझे। क्या बात है, बहुत क्या बहुत शेर शुक्रिया। हो। वाह, 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 वाह। एक मतलब एक शेर और सुना देती हूँ। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा,
मजबूरी 100 बार पढ़ूंगी ऐसा लग रहा है। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। और ये शेर मेरी बहनें भाभियां बैठी हैं। यूं कहूं कि अंजुम की जिंदगी का आईना है, हम औरतों की जिंदगी का आईना है, हम कितने किरदार जीते हैं। अंजुम का ये शेर, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, इतनी तालियां कम थी, सबसे अच्छा शेर था। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी वो कल मैंने सुना दी थी। ठीक है, मैं एक मतला 2 शेर सुना देती हूँ उस गजल के। उससे पहले वो गजल सुना दूं, नहीं चाहिए फिर उसके बाद। बिल्कुल, बहुत अच्छी। एक गजल बहुत छोटी बहर में है, इसकी रदीफ है, नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं तो इस गजल के साथ अगर मेरे सफर करेंगे तो इस गजल का मजा दोबाला हो जाएगा। यानी सिर्फ आपको ये कहना नहीं चाहिए, अगर दिल करे तो। सुनाऊं? इजाजत दीजिए मुझे। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, 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 रोज मिलना मिलाना, रोज मिलना मिलाना नहीं चाहिए। यकीन मानिए मेरी इस गजल की जिंदगी बढ़ा दी आपने, मेरी भी बढ़ गई। प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिलाना। अगला शेर, लोग पागल समझने, ज्यादा देर तक हंसना भी दीवानगी का सबूत हुआ करता है। लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, लोग पागल समझने लगेंगे तुम्हें, रात दिन मुस्कुराना, रात दिन मुस्कुराना नहीं चाहिए। अगला शेर और सुनाती हूँ। बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, बारिशों के इरादे खतरनाक हैं, अब पतंगे उड़ाना। अच्छा प्रवीण देखो कितना अच्छा सुने। कुछ लोग पता है क्या करते, नहीं कहते ऐसे, ऐसे नहीं। बारिशों के पतंगे उड़ाना अब पतंगे उड़ाना। अब अंजुम का ये शेर बतौर तोहफा सबके लिए, मंच से भी आशीर्वाद चाहती हूँ। मुझे नहीं मालूम
माँ सरस्वती ने ये तोहफा मुझे कैसे दे दिया। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, सुने, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना। दोनों हाथ उठा के अंजुम को दोनों से नवाजें। बहुत अच्छे। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना। मैंने ये सोच कर दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए, दिल किसी का दुखाना। और गजल का मक्ता अपने नौजवान भाइयों को, बहनों को एक बड़ी बहन की तरफ से नजराना, तोहफा या नसीहत। एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, एक गमले में अंजुम कटे जिंदगी, हर जगह गुल खिलाना, हर जगह गुल खिलाना नहीं चाहिए, रोज मिलना मिला। अरे नहीं दीदी, अभी जा रही हैं, तालियां बजाइए कि अभी इजाजत दीजिए। दो रचनाओं का विशेष आग्रह आया है। बताइए। एक सांवली लड़की, तो कोई सारे वही बैठे हैं, और रेल, उसके बाद रेल सुना दीजिए। तो दोनों चीजों में बहुत अच्छा, ठीक है, सुनाती हूँ। भैया मत करो, तुम सब लोग YouTube पे सुनते हो, और आइंदा कभी मेरा वादा, जाऊंगी इस वादे को निभाऊंगी और आप जरूर आना। एक गजल चंद शेर सुना देती हूँ, वो सुनाती हूँ, नज्म है, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया। खामोश है, उदास है, बेकल है लड़कियां, खामोश है, उदास है, बेकल है लड़कियां, शायद किसी के प्यार में पागल है लड़कियां, शायद किसी के प्यार में देखिए इनकी तालियां कम होती है ना, तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। खामोश है, उदास है, बेकल है लड़कियां, शायद किसी के प्यार में पागल है लड़कियां। अब शेर सुनना। जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ ना हो, जंगल दिखाई देगा अगर हम यहाँ न हो, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां, सच पूछिए तो शहर की हलचल है लड़कियां। अंजुम ने ये शेर लिखा, आप सुनो। वादा अगर करें तो भरोसा न कीजिए, वादा अगर करे तो भरोसा न कीजिए, खुलकर नहीं बरसते वो बादल हैं लड़कियां, खुलकर नहीं बरसते वो बादल हैं लड़कियां। और जिस शेर के लिए मैंने पूरी गजल लिखी, आप सबको नज़ करना चाहती हूँ। उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, उनसे कहो कि गंगा के जैसी पवित्र है, जिनके लिए शराब की बोतल है लड़कियां, जिनके वाह, शराब की बोतल। बहुत अच्छे। अंजुम जी की शायरी आपने सुनी, उनके गीतों का आपने आनंद लिया, उनके स्वर तरन्नुम को आपने सुना, और मैं भी इसी धारा को आगे बढ़ाते हुए गीत के उस शिखर को आमंत्रित करता हूं जिन्हें पूरी दुनिया डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब के नाम से जानती है, पहचानती है। आज हमारे मंच पर अन्य कवि उपस्थित हैं, लेकिन डॉक्टर कुंवर बेचैन जी के रूप में
एक महाकवि की उपस्थिति इस मंच पर है, क्योंकि अभी पिछले वर्ष उन्होंने प्रतीक पांचाली के रूप में एक वृहद महाकाव्य की रचना की है। मैं अपनी 4 पंक्तियां उन्हें सौंपता हूं और कहता हूं, तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए, तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको, इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। स्वागत कीजिएगा डॉक्टर श्री कुंवर बेचैन साहब का। एक तरफ हम सभ्यता की सीढ़ियां चढ़ते रहे और दूजी और हिंसा का सबक पढ़ते रहे। उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई। निर्माण से कहीं विध्वंस आगे निकल जाता है, ये होता रहता है, न जाने क्या है। सदियों में निर्माण कर पाते हैं और तो कुछ मिनटों के अंदर ही विध्वंस हो जाता है। तब कहना चाहता हूं, उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी फिर रुक गई और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे और उसके बाद बस नाखून ही बढ़ते रहे। ये 4 पंक्तियों कहकर गीत सुना के फिर मैं स्थान लेता हूं। सबके दिल में प्यार का अरमान बन कर जी सकूं। अमेरिका से आए मेरे भाई। सबके दिल में प्यार का अरमान बनकर जी सकूं, इस तरह मुश्किल में भी आसान बन कर जी सकूं। मुझसे मेरी जात मजहब नाम सारे छीन लो, मुझसे मेरी जात मजहब नाम सारे छीन लो, जिससे मैं इंसान बस इंसान बन कर जी सकूं, जिससे बस इंसान बन कर जी सकूं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। गीत सुना कर अपना स्थान लेता हूं। नए दौर का मामला है, नया साल भी है और नया दौर भी है। तो कहना चाहता हूं, मेरे साथ साथ रह लीजिएगा 2-2.5 मिनट। नया दौर है, नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। नया साल भी कह सकते हैं। नया साल है, कुछ नई बात कीजिए, जो रूठे हैं उनसे मुलाकात कीजिए। नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए, जो बिछुड़े हैं उनसे मुलाकात कीजिए। नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। यहाँ जो नफरत के डेरे बहुत हैं, यहाँ आज नफरत के डेरे बहुत हैं, फरेबों के गलियों में फेरे बहुत हैं। ये रिश्तों में भी तेरे मेरे बहुत हैं, उजाले तो कम हैं, अंधेरे बहुत हैं। ये रिश्तों में भी तेरे मेरे बहुत हैं, उजाले तो कम हैं, अंधेरे बहुत हैं। अमावस को भी चांदनी रात कीजिए, अमावस को भी चांदनी रात कीजिए। नया साल है, कुछ नई बात कीजिए, नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। कि दंगे फसादात से दूर हों हम, न आतंक सहने को मजबूर हों हम। कि दंगे फसादात से दूर हों हम, न आतंक सहने को मजबूर हों हम। कि खुशहालियों से ही भरपूर हों हम, भले हम हों मालिक के मजदूर हों हम। जहाँ रात है अब वहाँ प्रात कीजिए, जहाँ रात है अब वहाँ प्रात कीजिए। नया साल है, कुछ नई बात कीजिए, नया दौर है, कुछ नई बात कीजिए। ये खास पंक्तियां चार पंक्तियां निवेदन करते हैं। बहुत बहुत आदरणीय वसीम साहब
का आदेश है ये पंक्तियां दोबारा पढ़ दूं। नया साल है कुछ नई बात कीजिए कि दंगे फसादात से दूर हों हम, न आतंक सहने को मजबूर हों हम, कि खुशहालियों से ही भरपूर हों हम, भले हम हो मालिक के मजदूर हों हम। जहाँ रात है अब वहाँ प्रात कीजिए, जहाँ रात है अब वहाँ प्रात कीजिए, नया दौर है कुछ नई बात कीजिए, नया दौर है कुछ नई बात कीजिए। ये 4 पंक्तियां बहुत संवेदनात्मक पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। आप सबका आशीष मुझे मिले और ईश्वर करे ऐसा हो जाए। नया साल है कुछ नई बात कीजिए, कहीं भी न हो दामिनी अब बिचारी, कहीं भी न हो दामिनी अब बिचारी, न हो कांड ऐसे कि जैसे निठारी, कहीं भी न हो दामिनी अब बिचारी, न हो कांड ऐसे कि जैसे निठारी, सुरक्षित रहे कोख में हर दुलारी, सुरक्षित रहे कोख में हर दुलारी, के सम्मान पाए जगत भर में नारी, के सम्मान पाए जगत भर में नारी। अब ऐसी कोई एक करामात कीजिए, अब ऐसी कोई एक करामात कीजिए, नया दौर है कुछ नई बात कीजिए, नया दौर है कुछ नई बात कीजिए। अंतिम पंक्ति पढ़ रहा हूँ। हम वसुधैव कुटुंब को मानने वाले लोग हैं। सारा संसार हमारा अपना है, लेकिन राष्ट्र भी हमारा अपना है, देश भी हमारा अपना है। इसलिए देश के बारे में भी सोचें, दुनिया के बारे में सोचते हुए तभी 4 पंक्तियां अंतिम पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक बार और आदेशित कर दीजिए जो स्नेह मुझे दे रहे हैं आप। बहुत अच्छे। नया दौर है कुछ नई बात कीजिए, सकल विश्व से प्रेम भी मन में जागे। वसुधैव कुटुंब का सकल विश्व से प्रेम भी मन में जागे, मगर देश से प्रेम हो सबसे आगे, मगर देश से प्रेम हो सबसे आगे। न टूटे कभी एकता के ये धागे, न टूटे कभी एकता के ये धागे, ये हिंसा ये नफरत कहीं दूर भागे, ये हिंसा ये नफरत कहीं दूर भागे। दिलों पर मोहब्बत की बरसात कीजिए, दिलों पर मोहब्बत की बरसात कीजिए, नया दौर है कुछ नई बात कीजिए, नया दौर है कुछ नई बात कीजिए। जो बिछुड़े हैं उनसे मुलाकात कीजिए, नया दौर है कुछ नई बात कीजिए। कुंवर साहब के गीत हम हमेशा गाते हैं, गुनगुनाते हैं, गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। लेकिन मित्रों, मुझे लगता है कि हंसी के बिना जीवन अधूरा है, और यदि मुस्कुराहट नहीं है तो जिंदगी में कुछ भी नहीं है। इसलिए हंसना हंसाना बहुत आवश्यक है। अभी पिछले दिनों मैंने एक बोर्ड पढ़ा, एक ओपन हार्ट थिएटर के बाहर, वहां लिखा हुआ था कि खोल लेते दिल अगर हंस बोलकर यारों के साथ, तो हमें ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। उसी हंसी का यदि इसी देश में कोई पर्याय है तो उस पर्याय का नाम सुरेंद्र शर्मा होता है। मैं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय हरियाणवी शैली के पर्याय और जन जन के मन पर अपने हस्ताक्षर करने वाले पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी आए और आपके बीच ठहाके गुंजित करें। स्वागत कीजिएगा पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी का। 7 नवंबर को बोले आपकी कसम घर में जहर खाने को भी पैसे नहीं। मैंने मान लिया, क्योंकि मैं मानता था हरिश्चंद्र जी की बहन है ये, सदा सी।
फिर मैंने देख किसी कोने में पड़े होंगे। बोले आपकी माँ की कसम घर में जहर खाने को पैसे नहीं, मेरी खा ली, मेरी माँ की खाई। 8 नवंबर को मोदी जी ने नोटबंदी लागू कर दी और सारे पति जानते हैं 9 नवंबर को उसके पास इतने रुपए निकले कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा सकता था। तब पता लगा जिंदगी भर उसने मेरे से झूठ ही बोला और कुछ नहीं बोला कभी भी जिंदगी में, क्योंकि समय की सीमा है। ये हर एक कवि ने बोला तो मैं भी बोलता हूँ। उसके बाद चाहे कितना ही पड़ जाए वो अलग बात होती है, ये बोलना पड़ता और कोई बात नहीं। एक तो समय की सीमा है तो पीछे वाले भी तसल्ली ले लेते, चलो थोड़ा ही पड़ेगा ये, इनको भी तसल्ली के लिए बोल देता हूँ और कोई बात नहीं ऐसी। मैं एक कविता सुना देता हूँ जो बैरागी जी मेरी सबसे प्रिय हास्य की लगी थी। एक रामलीला में मैंने लक्ष्मण का रोल किया था। मुझे सूफन खां की नाक काटनी थी, लेकिन सूफन खां ने मेरी काट दी। कैसे काटी? लोग लुगाइयों, सज्जन भाइयों, थाने एक राज की बात बताऊं कि रामलीला में मैं लक्ष्मण को रोल किया तो उनको एक किस्सा सुनाऊं कि जय दिन सूफन खां की नाक कटनी थी, उन दिन में अकड़ो अकड़ो सो स्टेज पर बैठो या सोचे तो रे लक्ष्मण आज तो तेरी जय जयकार बुलेगी, पर तभी स्टेज पर बेलन आयो। अइया लागो जइया कोई आने से पहले अपनो विजिटिंग कार्ड भी जावे और वो बेलन के पीछे पीछे ही मेरी घराड़ी आ जावे और लोग या सोच के कि सूफन खागी, ताली पीटी। मैं चुपके से अपनो मत्थो पीटो। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो थारी घराड़ी तो बिल्कुल ही सूफन खां लग गए थे कि ही नाक काट दो। मैं बोलो रे डायरेक्टर काटनी तो दूर, मैं तो आज तक छुई भी को नहीं। वाह बोलो थे लक्ष्मण बड़ा हो तो थाने काटनी पड़ेगी। मैं पास खड़ा रामचंद्र जी से बोलो रे भाई आज तू मेरी इज्जत रख ले और सूफन खां की नाक काट दे, बाद में चाहे रावण मेरे से ही मरवा लिए। पर रामचंद्र जी क्यों मक्खी का छाता में हाथ देवे था, साफ नाट गया। मैं तुलसीदास जी ने कोसने लगो, रे तुलसीदास तू तो रामायण लिखकर चलो गयो, पर मेरी जान ने तो महाभारत कर दी। लक्ष्मण के तेरे दुश्मन लागे थे, जो सारा काम तो रामचंद्र जी से कराया, नाक लक्ष्मण से कटवाई। पर कोसने से क्यों हुए तो मैं डर के मारे थर थर कांपने लगो और लोग या सोच के कि मैं गुस्सा के मारे कांपू। ताली पीटी, पर ताली पीटने से जोश थोड़ी आवे था। पर्दा के पीछे से डायरेक्टर बोलो जी अब थे कड़क कर बोलो रे रावण की बहन सूफन खां दूर हट वरना तेरी नाक काट लूंगा। पर मेरे में किसी कड़क दरी थी, किसा डायलॉग याद रहे था। मैं सारा डायलॉग भूल कर बोलो रे कल्लू की माँ मैं तेरो इकलो तो पति लागो, आज तू मेरी इज्जत रख ले और मेरे से नाक कटा ले, घर जाके चाहे मेरी गर्दन ही काटती है। पर मेरी घराड़ी के तो चंडी चढ़ रही थी, वह थोड़ी ही देर में मेरी नाक काट करके लहू लुहान कर दी और लोग ताली पीटी। लोगों ने तो नाक कटने से मतलब तो चाहे लक्ष्मण की कटो चाहे सूफन खां की। सोहे भाइयों मैं तो नाक कटा कर घर में आयो और यह सोची कि आज पूरे देश में यह हो रही है, आज जैकी नाक कटनी चाहिए मैं की कटे को नहीं, जैकी रहनी चाहिए मैं की रवे को नहीं। आज जब लक्ष्मण की नाक काटी जावे है तो ये जनता तालियां बजावे है, तालियां बजाती हुई जनता भूल जावे है कि नाक उसकी भी कटी हुई है, इज्जत उसकी भी गई हुई है, आत्मा उसकी भी बिकी हुई है। हरियाणवी शैली किस प्रकार से आप सबके मन तक पहुंचती है, किस प्रकार से उसका प्रभाव आपके मन को आनंदित करता है, अभी आपने सुरेंद्र जी के माध्यम से उस शैली का आनंद लिया।
और लीजिए मित्रों, मैं आमंत्रित कर रहा हूं हिंदुस्तान के ओज के उस शिखर को जो रामधारी सिंह दिनकर के बाद हमारे ओज के सर्वाधिक बड़े पर्याय के रूप में पूरे देश में जाने गए, पहचाने गए। ऐसे हरिओम परमार साहब हमारे मध्य उपस्थित हैं। उन्हें ग्राफिक का काव्य गौरव सम्मान भी मिल चुका है। अनेक बार उन्होंने यहाँ ग्राफिक में आकर अपनी कविताओं से आप सबको आनंदित किया है। मैं अपनी 4 पंक्तियां परमार जी के लिए कहना चाहता हूं और कहता हूं कि भूखे गिद्ध जहां मानव का मांस नोचने लगते हैं, दलन दमन शोषण हिंसा कर देश बेचने लगते हैं, कंकालों का ढेर लगा जब आग तापता है दानव, नंगा नर्तन देख विवश हो जार जार रोता मानव, तब चट्टाने तोड़ उगलता ज्वालामुखी अंगार, उस अंगार को ही कहते हैं हम हरिओम परमार। ऐसे हरिओम परमार हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा एक बार ग्राफिक परिवार में, ग्राफिक के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 2020 में उनका भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। आ रहे हैं डॉक्टर हरिओम परमार। काश्मीर जो खुद सूरज के बेटे की राजधानी थी, डमरू वाले शिव शंकर की जो घाटी कल्याणी थी, कश्मीर जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, कश्मीर जो भारत माता की आंखों का तारा था, कश्मीर जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, कश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी काश्मीर वो डूब गया था अंधी गहरी खाई में, फूलों की घाटी रोती थी मरघट की तन्हाई में, वो अग्नि गंधा मौसम मलबेला था, गंधों के घर बंदूकों का मेला था, मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के हमने नारों में गाया था सब कश्मीर हमारा था, जब जब भी छू कर देखा हिम चोटी में अंगारा था, कश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, कश्मीर था जहां तमंचे थे केसर की क्यारी में, कश्मीर था जहां रुदन था बच्चों की किलकारी में, कश्मीर था जहां तिरंगे झंडे फाड़े जाते थे, 47 के बंटवारे के घाव उघाड़े जाते थे, कश्मीर था जहां हौसलों के दिल तोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते थे, अपहरणों की रोज कहानी होती थी, धरती मैया पानी पानी होती थी, झेलम की लहरें भी आंसू लगती थी, गजलों की बहरें भी आंसू लगती थी, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं आंखों के पानी को ललकार बनाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। कश्मीर था जहां गर्द में चंदा सूरज तारे थे, झरनों का पानी रक्तिम था झीलों में अंगारे थे, कश्मीर था जहां फिजाएं घायल दिखती रहती थी, गर्म हवाएं घाटी का राशि फल लिखती रहती थी, कश्मीर था जहां दरिंदों की मनमानी चलती थी, घर घर में एक 56 की दर्द कहानी चलती थी, कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, समर्थन करना जी भर के करना, कश्मीर था जहां हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी खलनायक जिंदा था, कश्मीर था जहां देश का सिर झुकाया जाता था, और जिस दिन ये घटना घटी मैंने उस दिन पंक्ति लिखी थी, समझ जाओ किसी को पिछली याद हो तो समर्थन करना, कश्मीर था जहां देश का मान गिराया जाता था, मस्जिद में गद्दारों को खाना भिजवाया जाता था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंह कठेरिया जी में कितना सख्त बोलता था उन सरकारों के सामने, कितने गुस्से में बोलता था, उदाहरण दे रहा हूं सुनना, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, गूंगा बहरापन ओढ़े सिंहासन था, लूले लंगड़े संकल्पों का भाषण था, फूलों की घाटी लाशों की मंडी थी, फूलों की घाटी लाशों की मंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, अनुशासन का पूरा दौर शिखंडी था, मैं इस कोढ़ी कायरता की लाश उठाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। हमको 2 आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, 89 में 4.5 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से मारपीट कर निकाले गए, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार किए गए, संपत्ति छीनी गई, घरों में आग लगाए गए। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना
क्या दुनिया के इतिहास में इससे बड़ी कोई मॉब लिंचिंग हुई है क्या? साथ देना, मैं इतिहास खोल रहा हूं। हमको दो आंसू नहीं आते थे अनहोनी घटना पर, थोड़ी सी चर्चा होती थी बहुत बड़ी दुर्घटना पर, राजमहल को शर्म नहीं थी घायल होती छाती पर, भारत मुर्दाबाद लिखा था श्रीनगर की छाती पर, मन करता था फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे निर्वासित हो गए अपनी धरती पर, वे घाटी से खेल रहे थे गैरों के बलबूतों पर, जिनकी नाक टिकी रहती थी पाकिस्तानी जूतों पर, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, कश्मीर को बंटवारे का धंधा बना रहे थे वे, जुगनू को बैसाखी देकर चंदा बना रहे थे वे, फिर भी खून सने हाथों को न्योता था दरबारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, जैसे सूरज की किरणों पर कर्जा हो अंधियारों का, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की। एक नाम लेता हूं कविता में, उसका नाम सुनकर आपके दिल में आदर की, प्यार की, सम्मान की हिलोर उठे तो उस हिलोर को तालियों में बदल देना। कुर्सी भूखी थी नोटों के थैलों की, कुलवंती दासी हो गई रखेलों की, घाटी आंगन हो गई खूनी खेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की, बहुत जरूरत थी सरदार पटेलों की। मैं घाटी के आंसू का संतरास मिटाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता। जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, जब चौराहों पर हत्यारे महिमा मंडित होते थे, भारत माँ की मर्यादा के मंजर खंडित होते थे, जब कृष भारत के नारे थे गुलमर्गा की गलियों में, शिमला समझौता जलता था बंदूकों की नलियों में, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, तो केवल आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने में ही आशा थी दमदारी की, 56 इंची सीने, 56 इंची सीने से ही आशा थी दम, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा। बहुत प्रणाम करता हूं आपको साहब, क्या बात है। इसीलिए आवश्यकता थी हिम्मत की खुददारी की, 56 इंची सीने से ही आशा थी दमदारी की। संविधान को बदल दिया है घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। जिनको भारत की धरती न भाती हो, भारत के झंडों से बदबू आती हो, जिन लोगों ने माँ का आंचल फाड़ा हो, दूध भरे सीने में चाकू गाड़ा हो, मैं उनको चौराहों पर फांसी चढ़वाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाता फिरता था, मैं घायल घाटी के दिल की। अंतिम पंक्तियां सुन लीजिए। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियार, ये अच्छी बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, लेकिन दुखी होके कह रहा हूं। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, अमरनाथ को गाली। अंतिम पंक्ति पर और जोश देना, फिर तय करेंगे कि आगे क्या करना है। अमरनाथ को गाली दी थी भीख मिले हथियारों ने, चांद सितारे टांक लिए थे खून लिपि दीवारों ने, इसीलिए नाकाम रही है कोशिश सभी उजालों की, क्योंकि ये सब कठपुतली है रावलपिंडी वालों की। अंतिम एक चुनौती दे दो सीमा पार पड़ोसी को, गीदड़ कायरता ना समझे सिंहों की खामोशी को। हमको अपने खट्टे मीठे बोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल बदलना आता है, हमको अब भी दुनिया का भूगोल। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पमार जी का। आपने उन्हें सुना और मैंने बताया कि उनका होना ही किसी कवि सम्मेलन को इतिहास बनाने के लिए पर्याप्त है, और ये इतिहास आज ग्राफिक ने लिखा है। ऐसा समारोह पहली बार हिंदुस्तान की जमीन पर आयोजित हो रहा है। मैं बहुत बहुत बधाइयां पुनः हृदय से देना चाहता हूं ग्राफिक परिवार को, और आमंत्रित करता हूं उस बड़े शायर को जिन्हें अब से 2 वर्ष पहले हमने ग्राफिक का काव्य गौरव सम्मान प्रदान किया था। मेरा आशय है हमारे मध्य उपस्थित दौरे हाजिर के उस सबसे बड़े शायर से जिन्हें पूरी दुनिया, पूरी कायनात डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के नाम से जानती है, उन्हीं की 4 पंक्तियां सुनिएगा। मैंने अनेक बार अपने संचालन में दोहराई हैं, आज उन्हें बुलाने के लिए कहता हूं कि रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। वो बड़ा शायर जिनकी शायरी हमारे
हृदय में धड़कनों के पार तक का रास्ता सफर तय करती है, वो इंदौर से हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार स्वागत कीजिएगा दौरे हाजिर के उस बड़े शायर का जिन्हें पूरी दुनिया जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के नाम से जानती है। एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें राहत इंदौरी। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, ये मैं किसको सुना रहा हूं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन बस ये है कि मैं थोड़ा सा शरीफ आदमी भी हूं, तो मैं खुल के नहीं बता सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि खुल के आप खुद पहुंच जाएंगे। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगा कर देखूं। आग के पास बहुत अच्छे, आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं। अब एक शेर अच्छा सुना रहा हूं। हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। आग के पास कभी मोम को लाकर देखूं, हो इजाजत तो तुझे हाथ लगाकर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है। सोचता हूं, बहुत शुक्रिया। मुझे डर लग रहा था कि मैं अच्छा शेर पढ़ना शुरू करूं या ना करूं, पता नहीं आप कि क्या सलूक करें, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आप मेरी शायरी के साथ भी सफ़र कर रहे हैं, तो मेरी हिम्मत भी बढ़ी है कि मैं आपको शायरी सुनाना भी शुरू करूंगा। मन का मंदिर बड़ा वीरान नजर आता है, सोचता हूं तेरी तस्वीर लगाकर देखूं, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे प्रोफेसर साहब उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत। मेरी सांसों में समाया भी, और वही शख्स पराया भी साहब, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में साहब, अगर आप इजाजत देख एक बात बता दूं, राज की बात है ये। मेरा जो कारोबार है, मेरा पेशा है ये जो मैं कविता पाठ कर रहा हूं, ये मेरा कारोबार है। ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है, और मैं जो कहने जा रहा हूं ये मेरे कारोबार का नुकसान है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं इसलिए कि यहाँ पर आपके साथ बेईमानी करने को मेरा जी नहीं चाहता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। यकीन कीजिए, मैं इंतजार कर रहा था कि एक मर्तबा आप मेरी गिरफ्त में आ जाएं, फिर मैं पहला शेर पढ़ के देखूंगा। क्या अगर आपकी इजाजत है तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं? ये तय करेगा मुझे कि आगे मुझे कितनी देर आपके सामने माइक पे खड़े रहना है। मैं पहला शेर पढ़ के देखता हूं, ये शेर तय करेगा
कि मुझे कितने मिनट आपके सामने माइक पे खड़े रहना है। साहब, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। एक एक शख्स मेरे साथ होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। जिंदाबाद, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां उठा दे हवा में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया साहब। मैं गदगद हो गया। आपने मेरे शेर की इज्जत रख ली, यानी मेरी इज्जत रख ली। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। ये मैं अगला शेर जो मैं पढ़ रहा हूं, ये हमारे वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूं। हमारे कविता के मंच पर या मुशायरों के उर्दू शायरी के मंच पर जब जब उनका जिक्र करते हैं तो या तो शौचालय की बात करते हैं या चाय की बात करते हैं। नहीं, इसके अलावा भी वो एक अजीम इंसान हैं, एक बड़े लीडर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनसे हमें शायरी की जुबान में भी अगर बात कर रहे हैं तो सलीके से करना चाहिए। अगर मैं सलीके से कुछ कह रहा हूं नरेंद्र मोदी साहब के लिए तो मैं आपकी ताईद चाहूंगा। पहला शेर मैंने ये पढ़ा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। अब मोदी जी आपसे दरखास्त है कि कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र जिनकी, कम कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में, बहुत शुक्रिया साहब, कोहिनूर होना चाहिए। अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। सुने दोस्तों कि हम, आपका शुक्रिया साहब, अब मैं अंदाजा हो गया कि मैं अब आपको शायरी सुना सकता हूं। हम अपनी जान के दुश्मन को, जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। ये देखिए, जान और दिल और सनम इस तरीके के लफ्ज आते हैं, वैसे सब आह करने लगे। ये जान कुछ और भी हो सकता है। मेरी जान कुछ और भी हो सकता है। कह रहा हूं कि आपने कहा था कि कुछ ऐसा भी होना चाहिए। कह रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान के। आपको मायूसी होगी ना, आप जाने क्या सोच रहे थे ना। इनकी नजर में वही 5 फुट 4 इंच वाली जान रहती है, इसके अलावा ये विशाल हिंदुस्तान भी हमारी जान ही है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। साहब, ये जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। मैं हिंदुस्तानियों को, अपने अजीज हिंदुस्तानियों भाइयों को, सबको दावत दे रहा हूं शेर को समझने में। सिर्फ गाली बकना नहीं काफी होता है कि इस पाकिस्तान को गाली बक दी, इधर उसको चीन को गाली बक दी और हमने तालियां बजा ली, एक लिफाफा लिया, एक चेक लिया और घर चले गए। समाधान होना चाहिए।
मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। तो ये दीवार का सुराख साजिश का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया दूर। राहत साहब की भी शायरी आपने सुनी, तमाम कवियों को आपने सुना, तो अब क्यों ना एक विशेष निर्णय लिया जाए। हर कवि सम्मेलन में कवि को किसी ना किसी माध्यम से बुलाया जाता है। मैंने सब कवियों को आमंत्रित किया आपके बीच काव्य पाठ के लिए, लेकिन यदि आपका आदेश हो तो मैं उस कवि को भी आमंत्रित कर दूं जो अब तक आपके बीच संचालन कर रहा है। और जब से यह काव्य समारोह प्रारंभ हुआ है, मैं कमल जी के आदेश पर आपके बीच आता रहा हूं, गाता रहा हूं, गुनगुनाता रहा हूं। यदि आप आदेश दें तो मैं भी एक दो रचना आपके बीच प्रस्तुत कर दूं। सारे रंगों में मैंने कविताएं लिखी और 2011 में मुझे भी ग्राफिक का काव्य गौरव सम्मान मिला। तो यदि आपका मन हो तो मैं स्वयं को आमंत्रित कर लूं, आप स्वागत कर देंगे, तालियां बजा देंगे तो मेरा भी मन प्रफुल्लित हो जाएगा। पिछले वर्ष अमेरिका में मुझे सम्मान मिला था और मेरी 21 पुस्तकें आई हैं। कुछ रचनाएं जो अब तक मैंने ग्राफिक में नहीं पढ़ी, मैं भी आपके बीच पढ़ना चाहता हूं। पिछले दिनों दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहा, अचानक एक सज्जन आते हुए टकरा गए। बोले इधर से मेरी लड़की को जाते हुए देखा है क्या? मैंने कहा लड़की बड़की कोई नहीं थी, हाफ पैंट बनियान में सिगरेट पीता हुआ एक लड़का जा रहा था। बोले वो ही तो मेरी लड़की थी। मैंने कहा आप उसके बाप हैं क्या? बोले शट अप, मैं उसकी माँ हूं। लड़के लड़की की बात तालियां मिलकर बजा दीजिए, मैं सीधे सीधे शुरू करना चाहता हूं। लड़के लड़की की बात छोड़ दो, आजकल माँ बाप तक का पता नहीं लगा। ऐसी स्थिति में आप कविताएं सुन रहे हैं, इतने मन से सुन रहे हैं, तालियां बजाकर सुन रहे हैं। तो मैं कुछ हास्य रस के छंद सुनाता हूं। बस निवेदन यह है कि जब किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो आप समझ जाना, जब तक सारे मिलकर ताली नहीं बजाएंगे अगली शुरू नहीं करेंगे। बस इतना आप याद रखिएगा, बाकी मैं सुनाता हूं। कैसी कैसी स्थिति कई बार देखने को मिलती है। सुंदरता से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान साहब अद्भुत देश है। यहाँ महिला ब्यूटी पार्लर में तैयार होने के लिए जाती है तो उसके लिए भी घर से तैयार होकर जाती है। कसाना जी अद्भुत मामला है। पता है कि वहां जिस काम के 5000 खर्च कर लें, 3 घंटे की क्लास वहां लगती है, 2 घंटे की घर में लग जाती है। तो अद्भुत मामला है। कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, तैयार होकर आए और उसे देखकर लगे कि किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है। तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना कर सकता है। मैं कुछ छंद आपको सुनाता हूँ। मस्ती के आनंद के छंद हैं, सुनिएगा। मंच का आशीर्वाद मंच होगा। एक ऐसी सुंदरी विचित्र वेशभूषा उसने बना रखी है। उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा तो देखिए उन्हें वो कैसी लग रही कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो। शुद्ध साहित्यिक छंद है ये। किसको वो कैसी लगी ये बस ध्यान रखिएगा कि फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा जी से खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो तुम। 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 माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। नया नया खिला रेड रोज लगती हो। अगली पंक्ति मेरे बड़े भाई डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी को समर्पित करता हूं। आपको लगे सही जगह समर्पित किए, उनके रस से मेल खा रही है तो पंक्ति और विष्णु जी के सम्मान में मिलकर समर्थन आप कर सकते हैं सुनने के बाद कि माली बोला बार बार सूंघने को मन करे। नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए विष्णु जी कहने लगे भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा 4 दिन से हूँ भोज लगती हो तुम। भूखा क्या मनोज ठीक कह रहा हूँ। सुनिएगा छंद, ये मैं प्रभात साहब को
कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं। परवाज साहब उसे देखेंगे तो उन्होंने कह दिया मैंने तो पूरी जिंदगी शायरी के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो जिसने पूरी जिंदगी शायरी के अलावा कुछ नहीं किया तो वो शायरी कहनी शुरू कर देगा कि शायर ने कहा क्यों ना तुम पे गजल कहूं। शायरी का मुझको शबाब लगती हो तुम, जिसे देखकर मन मांसाहारी होने लगे। शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम, शाकाहारियों को वो कबाब लगती हो तुम। जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, और जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। कि जिन सूफियों ने एक बूंद कभी चखी नहीं, ललचाती उनको शराब लगती हो तुम। बीए में जो बार बार फेल हो रहा था वो सारे ही सवालों का जवाब लगती हो, सारे ही सवालों का जवाब लगती हो तुम, सारे ही सवालों का जवाब। सुंदरी आगे बढ़ी और संसद भवन के पास पहुंच गई कि कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोग तीसरी बार पढ़ रहा हूं भाई, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, और तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। कि तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती। एक बार हाथ उठाकर बजा देता है, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, आदरणीय कुंवर बेचैन यहाँ बैठे हैं, उनके अंडर में मैंने पीएचडी की, मुझे जो डॉक्टरेट मिली वो उन्हीं के आशीष से मिली। और उन्होंने ये कहा कि प्रवीण 55 साल से मंच पर कविताएं सुनाता हूं, ये तुकांत मैंने नहीं सुना, आपने भी नहीं सुना होगा जो इस छंद में आया है, काफिया जिसे हम कहते हैं, लेकिन आपको अच्छा लगेगा कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती है। आरती बंसल जी बैठी है, डॉक्टर साहब, फूल लगती हो, खुशबू लगती हो, गुलाब लगती हो, ये बहुत सुना होगा, लेकिन इनमें से ये नहीं सुना होगा कि इंसुलिन लगती है। कि शुगर के जितने मरीज मीठा छोड़ चुके, उनको जरूरी इंसुलिन लगती हो तुम। लाखों अखियों में काले काले मेघ गिरते हैं, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम, जब भी जरा सी गमगीन लगती हो तुम। ओ प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर है, लफड़े की उनको जमीन लगती है। और अगली पंक्ति किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से समर्पित कर दें कि प्रॉपर्टी डीलर हड़पने को आतुर है, लफड़े की उनको जमीन लगती हो तुम। खाट जिनकी खड़ी हुई है कई बरसों से, ऐसे घूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे घूसटों को भी हसीन लगती हो तुम, ऐसे घूसटों को भी हसीन। लंबी श्रृंखला मैं छोटा करता हूं, अंतिम छंद सुनाता हूं आपको, सुनिएगा कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम। ये शुद्ध हास्य रस के, आप जानते हैं कि बादलों को देखकर मोर का नाचने का मन करता है, किसको वो क्या लगे। कि तुम्हें देखते ही मन नाचने को करता है, मन का मयूर बोला घन लगती हो तुम, जिसके समीप आके शीतलता मिलती है। सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम, सर्पों को चंदन का वन लगती हो तुम। परेशान जिसे आए घर वाले करते हैं, ओ परेशान जिसे आए घर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। अब तक की सबसे अच्छी पंक्ति सुना रहा हूं आपको, अच्छा लगे तो अब तक की सर्वाधिक मोहब्बत दीजिएगा,
मैं निवेदित करता हूं कि परेशान जिसे आए कर वाले करते हैं, उसे एक नंबर का धन लगती हो तुम। नेता बोला मार दूंगा सबको तुम्हारे लिए, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम, मुझको तो संसद भवन लगती हो तुम। बहुत बहुत आभार, आपने मेरी रचनाओं को इतने मन के साथ सुना, इतना प्यार दिया। और लीजिए, मैं अब आमंत्रित करना चाहता हूं इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे सबसे वरिष्ठ रचनाकार संतोषानंद जी को, वो गीतकार जिसे मिलेनियम गीतकार का अवार्ड मिला, 100 वर्ष का सबसे मशहूर गीत जिन्होंने लिखा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वो रचनाकार जिनके नाम पर ग्राफिक के इस परिसर में संतोषानंद लाइब्रेरी का निर्माण कमल जी ने करवाया और उनकी पंक्तियां वहां इंगित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, जिन्हें राज कपूर ने अपनी फिल्मों में शामिल किया, मनोज कुमार ने शामिल किया, गुलशन कुमार का और अब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, आज भी हम सब गाते हैं, गुनगुनाते हैं। अपनी 4 पंक्तियां उन्हें सौंपना चाहता हूं और कहूंगा, जिंदगी में जब कभी भी ऊब जाओगे, आंसुओं के द्वार पे भी खूब जाओगे, इस जन्म के सार्थक अंजाम के लिए गीत की गंगा में आके डूब जाओगे। उस गीत गंगा के भागीरथ का नाम संतोषानंद होता है। एक बार भरपूर तालियों के साथ स्वागत कीजिए संतोषानंद जी का। जिंदगी की न टूटे लड़ी, और साहब इसे मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैंने किसी को रिश्वत नहीं दी, ये गीत अपने आप हो गए लोकप्रिय, मुझे पता नहीं है, ये आपके थे, आपने लिखवाया, आप तक पहुंच गए। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो। जिंदगी की जो शायरी कविता जानते हैं, ये वो जानते हैं, ये काफिया तुकान जो है बहुत कठिन है, घड़ी लड़ी बड़ी, आखिर में रह गया ये छड़ी। तो जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आपदा चाहिए जम के देना, मजा आ जाएगा। उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो, उन आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। मुझे मनोज जी बहुत याद आ रहा है, बहुत ज्यादा। वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो, कहानी न हो, आंसू है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। यार तुम लोग गाने के चक्कर में मैं आपको कविता के अलावा क्या दे सकता हूँ?
और आप मुझे डांट के अलावा क्या दे सकते? तो हाँ, मुझे जोश आ जाता है। एक बात बोलते हैं आदित्य जी, अगर ऐसे ही कार्यक्रम आपने किए तो मैं अभी और जीऊंगा और बहुत जीऊंगा। मैं आपको एक वादा करके जा रहा हूं, सुनिए, आप सबको भी कर रहा हूं, और आप जोर से बोलेंगे, मुझे मालूम है, मुझसे ज्यादा आपको याद है। आज से अपना वादा मिलेंगे, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर। आप देखिए इस लाइन पे अगर मैंने आपको खड़ा नहीं कर दिया, सबसे पहले इस तरह की लाइन हमने दी थी, ये ओ जीने मरने की, सैनिक के अंदर यही तो होती है बात, और हम सब सैनिक हैं। ओ जीने मरने की, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आखिरी वंदे राम, ये ऐसे ही आजादी नहीं आई थी, वो यूनियन जैक वैसे ही डाउन नहीं हुआ था। अब मनोज जी ने क्या पिक्चराइज किया है, समुंदर पे गीत होता है, प्यार की कोई परिभाषा नहीं होती, हमने दी है प्यार की परिभाषा, समुंदर पे होता है। आप सब आपको अच्छा लगे, वैसे तो आपको सबको याद है, लेकिन मैंने दी है प्यार की परिभाषा। प्यार हर जगह बदल जाता है, माँ के से चलता हुआ राष्ट्र तक पहुंचता है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये आखिरी वन पे आप दान देना मुझे, और मजा आ जाएगा। हाँ हाँ, जाने का लग रहा है मैं जवान हो गया। लाख गहरा हो सागर तो क्या, यार मजा आ रहा है, लहरें सी जैसे समुद्र में लहरें होती हैं, आप वैसा मजा दे रहे हो। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पैरा नहीं, आसमानों का पैरा नहीं, वो टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी घड़ी। बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने इतनी मोहब्बत के साथ संतोषानंद जी को सुना। देखिए, महफिलें जुड़ती रहेंगी, गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, आपके बीच आते रहेंगे, क्योंकि इंसानियत कभी हारती नहीं है, मोहब्बत कभी हारती नहीं है। कोरोना के कारण, लॉकडाउन की वजह से सब लोग अपने घरों में हैं, लेकिन घरों में रहने के दौरान भी ये कवि सम्मेलन आप सबके मन तक पहुंचा ग्राफिक एरा के माध्यम से। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, कहीं कहा हमारे डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब ने, क्या ये सूरज तेरी औकात है इस दुनिया में, रात के बाद भी एक रात है इस दुनिया में, शाख से तोड़े गए फूल ने हंसकर ये कहा, अच्छा होना भी
बुरी बात है इस दुनिया में, लेकिन किसी को ऐसा ना कहना पड़े, इसलिए फिलहाल अपने घरों में रहिएगा, नियमों का पालन कीजिएगा, प्रशासन के आदेशों का पालन कीजिएगा और कोरोना की इस जंग को लड़ते हुए कविताओं का आनंद भी लीजिएगा। मैं कमल जी को जन्म दिवस पर बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अमल जी ने भी बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम के लिए, उन्हें भी शुभकामनाएं देते हुए केवल यह कहना चाहता हूं कि हो सका तो फिर मुलाकातें करेंगे, बैठकर 2-4 पल बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 2021 में ग्राफिक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।